नमस्कार। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। हम लोग इस अपडेट में जो ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई पिछले 3 दिनों से चल रही है उसका ताज़ा हाल एक छोटा सा विश्लेषण इस कार्यक्रम में लेकर आपके पास आएंगे और यह रोज़मर्रा के स्तर पर उसमें जो भी घटनाएं वहाँ हो रही हैं उसका एक सार संक्षेप यहाँ पेश करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी के तहत आज हम खासकर जो घटनाएं कल रविवार 15 जून को वहाँ हुई उनका एक सार संक्षेप आज आपके सामने लेकर आए हैं। यह तो अब दुनिया की एक तरह से सबसे पहली खबर बनी हुई है 13 जून से, जब इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर बहुत ही भीषण हमला किया, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को, वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी, रिहायशी इलाकों पर बमबारी करके, मिसाइलें दागकर और कुछ भीतरी सैबोटाज जिसे कहते हैं, तोड़ फोड़ जासूसों के, अपने जासूसों के द्वारा उसके जरिए कुछ जगहों पर विस्फोट करके उसने काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो उसके लगभग 16 घंटे बाद जब ईरान ने जवाब देना शुरू किया है, तब से लेकर आज सुबह तक इजराइल को वह तजुर्बा हुआ है, वो अनुभव हुआ है जो उसे अपने अस्तित्व के 80 साल में 1945 में सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के तहत बाहर से लाकर किसी और की ज़मीन पर जो अपने लोगों को बसाने का जो एक औपनिवेशिक परियोजना है, वही है पिछले कई सौ साल से, जिसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एंग्लो सैक्सन लोगों को ले जाकर वहाँ के मूल वासियों का नाश करके बसाया गया। उसी पैटर्न पर फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर फिलिस्तीनियों को खदेड़ कर ये इजराइल की स्थापना 80 साल पहले की गई थी। तब से लेकर कहानी यही रही है कि जो हमला करना, दूसरों की हत्या करना, मारना, किसी उन घर में अपने जासूसों को भेजकर उनसे सूचनाएं हासिल करके सैबोटाज करना, ये विशेषाधिकार है इजराइल। ये काम इजराइल करता है, इजराइल ही करता रहा है और इसके जरिए इजराइल ने अपनी एक अभेद्यता का एक ऐसा इम्प्रेशन, एक ऐसी धारणा बनाई उसकी कि उसे भेदा ही नहीं जा सकता है। उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लोग हर जगह फैले हुए हैं, उसके जासूस हर जगह फैले हुए हैं और ये पूरी इम्यूनिटी के साथ, निर्भयता के साथ इजराइल या आसपास के देशों में जहाँ भी जो चाहता है वो एक्शन लेता है। और ये उसकी अभेद्यता का जो धारणा थी, हालांकि एक दिन के लिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने भी तोड़ा था, जब उनकी तमाम खुफिया एजेंसियां देखती रह गई थी और हमास ने बहुत भीषण हमला इजराइल के ऊपर किया था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो मानव संहार गजा में किया है, तो जाहिर है कि इससे उसने फिर से वो धारणा स्थापित कर दी थी कि कोई एक दिन चूक हो सकती है, लेकिन उसके बाद इजराइल उसका वैसा जवाब देता है कि वो जिसे दुनिया देखती है, भले इसमें मानवता की, मानवीय मूल्यों की, मानवीय संवेदना की कितनी भी उसमें हत्या होती हो, बेरहमी होती हो। तो ये धारणा उसने फिर से एक बार बनाई। जिस तरह उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया और उसके जो संरक्षक देश हैं, उसके जो आका हैं अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश, उनके समर्थन और संरक्षण से सीरिया में सत्ता परिवर्तन करने में जिस तरह से ये समूह कामयाब रहा, उससे ये धारणा फिर से काफ़ी हद तक, कम से कम उनके समर्थकों के दिमाग में फिर से स्थापित हो ही गई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में और इस बार अस्थायी रूप से ईरान ने अपने हमलों से इस धारणा को तोड़ दिया है। जो इस 3 दिन के खबरों का लब्बो लुबाब है वो ये है। बाकी जो तेल अवीव में, हाइफा में और इजराइल के दूसरे इलाकों में जिस तरह के हमले ईरान ने किए हैं, अपनी अलग अलग किस्म की मिसाइलों से, ड्रोन से, रॉकेट से, और जिस तरह का नज़ारा वहाँ पर पैदा किया है गजा में जिस तरह से एक बर्बादी का नज़ारा इजराइल ने पैदा किया था, वैसा ही नज़ारा तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है,
हाइफा जो उनका एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका संचालन भारतीय कंपनी अडानी समूह के पास है। 2 दिन से हाइफा में जिस तरह से मिसाइलों ने कहर बरपाया है, वहाँ आग लगाई है, लिटरली शब्दशः जो आग लगाई है वो सारे नज़ारे अब दुनिया के सामने हैं। ये तो अभी घटनाएं हैं, क्रम के एक सिलसिले के रूप में आगे बढ़ी हैं, कब तक चलेंगी अभी हम लोग इस बात के अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी पिछले 3 दिन में पैटर्न ये रहा है कि पहला हमला इजराइल करता है और फिर ईरान उसका बहुत ही जोरदार जवाब देता है। कल भी यही हुआ, जब पहला हमला इजराइल ने किया। इजराइल ने कल जो हमले किए ज़्यादातर आंतरिक भीतरघात से किया, जो भीतरघात हुआ। और इसमें एक ये बात चर्चा में कल ये आई इससे कि उसका मोसाद ने, उसकी जो एजेंसी है, उसने काफ़ी अंदरूनी पैठ बना रखी है ईरान के भीतर। कल वहाँ एक गैस फील्ड में धमाका हुआ और कहा जा रहा है कि उसे काफ़ी नुकसान पहुँचा। तेहरान में कई जगहों पे धमाके हुए और उसमें भी नुकसान हुआ। 14 कार बम विस्फोट हुए, कारों में बम लगाए गए। और एक बार फिर से, अभी संख्या तो पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक उसमें मारे गए हैं। ऐसी खबरें, लगभग पुष्ट खबरें हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वसनीय मीडिया है उसके जरिए हम लोगों के पास पहुंची है। तो खुद ईरान मान चुका है कि पिछले 3 दिन में ईरान के भीतर इजराइल ने लगभग 250 लोगों की हत्या की है और उससे कहीं ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो ये तो इजराइल की जो एक जो जासूसी इंटेलिजेंस पावर उसके पास जो है, जासूसी भीतरघात करने का, जासूसों के जरिए भीतरघात करने का, उससे ईरान के भीतर एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि कल ये चर्चा शुरू हुई कि ईरान इसका मुकाबला कैसे करेगा। और कुछ हलकों से तो यह कहा गया कि क्या वह जिस ढंग से दूसरे विश्व युद्ध के समय स्टालिन ने अपनी यशमर्श एजेंसी बनाकर, यशमर्श नाम की एजेंसी बनाकर नाजी जासूसों का जो भीतरघात कर रहे थे उनका मुकाबला किया था, बहुत बेरहमी से किया था, क्या वो वैसी कुशलता और वैसी बेरहमी ईरान दिखा पाएगा? और अगर वो नहीं दिखाता है तो वो इजराइल में उसका अभियान चाहे जितना असरदार हो, भीतरघात किसी भी मौके पर उसके लिए बहुत बड़ी एक संकट की स्थिति पैदा कर सकता है। अभी भी किया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़े स्तर पे कर सकता है। कल एक पूरी पानी की टंकी उड़ा दी गई जिससे एक कस्बे में बाढ़ आ गई, और अब ये सब भीतरघात के जरिए किया गया। तो ये सारी चीज़ें अब वहाँ पर है। उसके बाद निगाह टिकती है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर। इजराइल ने तो सीधे अपने जो संरक्षक देश हैं उनसे कहा है कि अब आप लोग हमारी मदद में आइए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जो चीज़ हुई है, पर एक तरह से इजराइल ने ये बात मान ली है, उनके प्रधानमंत्री ने, कि इजराइल अपने आप में अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन क्या ये मदद आएगी खुलकर? परोक्ष रूप से तो आई हुई है। तो वहाँ पर सारे सबूत हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन अपने जो भी उनके संसाधन हैं वहाँ लगा रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। और अगर ये नहीं हुआ होता तो अभी तक तो तबाही और भी कहीं ज़्यादा हुई होती। लेकिन क्या अमेरिका खुलकर उसका स्टैंड क्या है, इसको लेकर एक बार नए सिरे से भ्रम पैदा हो गया है। क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये भरोसा जता दिया कि वो इन दोनों देशों में समझौता करा देंगे। बल्कि उन्होंने तो घोषणा की कि ये डील होगी, बातचीत हमारी चल रही है। और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने अभी भारत और पाकिस्तान में समझौता कराया, अपने पहले कार्यकाल में मिस्र और इथोपिया के बीच में कराया था, और वैसे उन्होंने कई ऐसे उन्होंने दावा किया कि वो सारे समझौते उन्होंने कराए थे, ये उनकी डील मेकिंग क्षमता की वजह से हुआ। उसमें उन्होंने कहा भी कि लोग मुझे क्रेडिट नहीं देते हैं, श्रेय नहीं देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा और ईरान और इजराइल में डील होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। जाहिर है ईरान ने इसे एक अमेरिकी खेमे की कमजोरी के तौर पर लिया है। उनके विश्लेषकों ने कहा है कि ईरान ने जो अपनी क्षमता और ताकत पिछले 3 दिन में दिखाई है, इससे अमेरिका ने ये संदेश ग्रहण कर लिया है कि उसने प्रत्यक्ष रूप से अगर वो इस युद्ध में शामिल हुआ तो पश्चिम एशिया में उसका एक भी ठिकाना सुरक्षित नहीं रहेगा। हॉर्मुज की जो जलडमरू मध्य है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, अगर उसे ईरान ने बंद कर दिया
तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार का थम जाएगा। नतीजा होगा कि पूरी दुनिया में और पश्चिमी देशों में भी महंगाई बढ़ेगी, जिसके नतीजे वहाँ के शासकों को भुगतने पड़ेंगे। तो ये सब सारे सवाल हैं जो अभी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या मोड़ लेती है। रूस, चीन, पाकिस्तान, इस्लामिक दुनिया के ज़्यादातर देश तो ईरान के साथ खुलकर खड़े हो चुके हैं। पश्चिमी देश और इजराइल के पक्ष में जाहिर है वो खड़े हैं। ये जो दुनिया दो खेमों में है, ये इस युद्ध में भी दिख रहा है। इसका असर क्या होता है ये हम आने वाले समय में देखेंगे और हम वो अपडेट लेकर आपके पास आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।